तो वेलकम टैक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं सर्व शुक्ला। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए वीडियो नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपसे को पता चला कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर को लिया जाना है। और दोस्तों, आपको जो है इसी डेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से न्यूज़पेपर में भी यही आ रहा है कि 29 तारीख को जो आयोग है पूरा तैयार है परीक्षा करवाने के लिए। तो आपको हम आज जो है इस वीडियो में 50 प्रश्न का सेट लेकर आए हैं। देखिए, वीडियो के अंत में दोस्तों जो है आपको जो है दोस्तों इसका PDF भी दे दिया जाएगा, ताकि जो है आप इसका जो है प्रैक्टिस जो है आराम से कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको आज एक जानकारी देनी है, तो आइए देखते हैं क्या जानकारी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसएफ के बारे में। देखिए, आपने जरूर सुना होगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का जो लार्जेस्ट है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। देखिए, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, 6वीं बीपीएससी के भी फॉर्म आ चुके हैं, उसमें लगभग जो है 731 लगभग पोस्ट है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है अनअकैडमी पर पढ़कर अपना जो है एक सिलेक्शन जो है ले पाएँ। आप बिहार में किसी भी एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो आपके फेवरेट एजुकेटर होंगे उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। इसके अलावा जो अलग अलग कोर्स के लिए जो है अलग अलग आपको एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ से जो आपके जो भी डाउट होंगे वो लाइव के क्लास के माध्यम से आपके सभी जो है डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पोल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, क्विज के माध्यम से आपसे इंटरेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड जो है एक्सेस आपको मिल जाएगा अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग कैटेगरी के। तो अभी तक आपने जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इसके अलावा आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। देखिए, अगर आप हमारे इस कोड का यूज़ करते हैं, जो हमारा कोड है स्टडी पॉइंट 10, अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको जो है किसी भी कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का कोई भी कोर्स नहीं लिया, देखिए यहाँ पर आपको जो है बिहार के बेस्ट टीचर द्वारा जो है पढ़ाया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने जो है अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए। और देखिए, हमारा कोड क्या है, स्टडी पॉइंट 10, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट 10 अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है सारे कोर्स में जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने भारतीय कृषि मिट्टी को जो है कितने भागों में विभक्त किया है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें कि जो भारतीय भौगोलिक विस्तार के आधार पर जो है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जो है भारत में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 8 भागों में जो है हमारे भारत में मिट्टियों को बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है पहले ICAR की, तो ICAR के बारे में जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये जो हमारा आता है ये कृषि मंत्रालय के अधीन होता है। और हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इसीलिए ICAR के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किसकी कमी रहती है। तो जो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं ना, उस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जिस मिट्टी में कीट भक्षी उगते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप 50 में से 40 प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि कम से कम आपको 40 प्रश्न इस वीडियो में जरूर सही करना होगा। ये आपका टारगेट आपको लेकर चलना है। तीसरा प्रश्न देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, देखिए कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो चौथा कब हुआ था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। देखिए, 1799 में कब हुआ था, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसमें भारत के वायसराय कौन थे, आप नाम याद रखिए। देखिए, 1799 में अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन थे भारत के, लॉर्ड वेलेजली कौन हो जाएंगे, वेलेजली जो थे भारत के गवर्नर थे। सही आंसर आपको ये याद रखना है। अगला देखिए, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवाने बंदगान भाग क्या था। देखिए, जो सल्तनत कालीन हमारी व्यवस्था थी, बात करें कि सल्तनत काल कब से कब तक रहा था, तो 1206 से लेकर 1526 तक हमारे जो है भारत में सल्तनत काल रहा था। और जो दीवाने बंदगान जो था, इसमें क्या था, देखिए बंदगान का मतलब होता है बंदी। आप यहाँ से समझिए, बंदगान मतलब बंदी और बंदी मतलब दास, दास यानी कि गुलाम। तो जो दीवाने बंदगान था यह दासों का विभाग था, या फिर इसे आप कह सकते हैं गुलाम विभाग था। अब बात करें कि दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो दीवाने बंदगान था इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में जो है सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था ब्राह्मणों पर, तो जजिया कर सबसे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न,
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि 16 महाजनपद और 10 गणराज्य के बारे में आपको पता होना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है चंपा की, तो चंपा की राजधानी क्या थी? सही आंसर हो जाएगा। देखिए चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। किसकी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, देखिए कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती में ही जो है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये बात याद रखिएगा। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह या फिर गिरिव्रज, दोनों जगह राजधानी रही थी, राजगृह और गिरिव्रज जो थी मगध की राजधानी थी। इसके अलावा काशी की राजधानी वाराणसी थी। कहाँ थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। छठा प्रश्न की विद्युत तरंग की खोज किसने किया था? तो जो विद्युत तरंग था इसकी खोज किया था ऑप्शन नंबर ए हेनरिक हर्ट्ज। किसने? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेनरिक हर्ट्ज। देखिए सारे प्रश्न आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? देखिए पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो 2020 के ओलंपिक थे इनको स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2020 के ओलंपिक को स्थगित करके कब इसको कर दिया गया है? 2021 में। देखिए जो 2020 का ओलंपिक होने वाला था ये होने वाला था टोक्यो में। कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो। तो 2021 में भी जो है वहीं पर प्रस्तावित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ से 2020 काट लीजिएगा और ये कब होगा? 2021 में होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बहुत ही आसान है। देखिए 51 तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि 51 देखिए 36 से 51 हमारा DPSP है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 81 यहाँ से हटा दीजिए, 85 हटा दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? 75। 75 में ये बात जो है कही गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया। तो देखिए जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन था वो किया गया था PC महालनोबिस के नेतृत्व में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि PC महालनोबिस का जो जन्मदिवस होता है 29 जून को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। PC महालनोबिस का जन्मदिन होता है 29 जून को, और इसी दिन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? PC महालनोबिस के जन्मदिन को ही जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति व्यवस्था में इसमें से किसका सर्वोच्च स्थान है? तो देखिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है संविधान जो है भारत में सर्वोच्च है। क्या है? संविधान भारत में जो है सर्वोच्च है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये ऐसा जो है वर्णन ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155 में हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गलत है। किसी वस्तु का वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होती है, बिल्कुल सही है। तो वेग दोगुना होने पर कितना हो जाएगा? वेग दोगुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 2 बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो डी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। मकालू भी जो कहाँ पर है? तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर। देखिए अगर हम सही इसमें देखें तो नामचा बारुआ हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भाग जो है आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इसका जो अधिकांश भाग है वो भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लिखित है? यानी कि जो हमारे प्रस्तावना में न्याय शब्द है इसका उल्लेख किस रूप में किया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। सही आंसर हो जाएगा जो न्याय शब्द है इसका तात्पर्य कानूनी न्याय से रखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी न्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन था? दूसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर थे। दूसरे थे अजीतनाथ। क्या थे? अजीतनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। पहला, दूसरा, 23वां, 24वां हर बार एग्जाम में आता है, आप ये चारों नाम याद रखिएगा। अगला देखिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था? किस वंश के शासकों ने? देखिए
जो धातु होता है, धातु की बचत करने के लिए जो है शीशे का सिक्का चलाया गया था किसके शासनकाल में? सातवाहन काल में। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ये भी प्रश्न याद रखिए। अगला देखिए 18वां प्रश्न, पद्मश्री सम्मानित जीतू राय का संबंध किस खेल से है? तो देखिए जो जीतू राय हैं, पहले तो याद रख लीजिए ये उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। और इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, निशानेबाजी से। 19वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो 2020 की प्रतियोगिता हुई थी, इसको जीता था नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविक। किस देश के हैं? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। इनका जो देश है सर्बिया, सर्बिया के नोवाक जोकोविक। अगला देखिए 20वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में लगी आग जिसे बुश फायर सीजन कहा गया से जीव जंतु एवं पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ? देखिए आपने काफ़ी दिनों तक ये समाचार में भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, बहुत ही भयंकर आग लगी थी। आप सभी को पता होगा इस बारे में। 21वां प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसका कारण क्या था? सही आंसर होगा टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध जो था, यही इसका प्रमुख कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22वां प्रश्न, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इसका कारण क्या था? देखिए प्रशासनिक सुविधा, देखिए कहा कुछ भी गया हो ये सही नहीं था। कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना ये भी सही नहीं माना जाएगा। और कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा ये भी नहीं माना जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए एक मुस्लिम बहुल स्थान की स्थापना, क्या हो जाएगा? एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थापना जो था ये मुख्य उद्देश्य था। देखिए जो हमारा बंगाल वाला एरिया था, बंगाल और जो वर्तमान में जो हमारा बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का क्षेत्र था, यानी कि जो बंगाल वो पूरा एक ही था, तो इसको अलग करके जो है मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल जो जनसंख्या थी उसको अलग करने का विचार था लॉर्ड कर्जन का, ताकि इनकी जो एकता है वो टूट जाए। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन था इसके प्रमुख नेता थे अली बंधु। आपको ऐसे पढ़ा होगा कि अली बंधु यानी कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? देखिए डूरंड कप फुटबॉल संबंधित है, मर्डेका कप फुटबॉल से है और रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से। लेकिन जो बेटन कप है, सही आंसर क्या होगा? बेटन कप का संबंध फुटबॉल से नहीं, बल्कि बेटन कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। देखिए अशोक का पुत्र था बिंदुसार। कौन था? अशोक का पुत्र था बिंदुसार। इसे जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 26वां प्रश्न की 1946-47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे? तो आप सभी को पता होगा वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। देखिए ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल थे और गृह मंत्रालय भी जो था वल्लभ भाई पटेल के ही अंडर में था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस तिथि को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको दोबारा याद भी रहेगा। कैसे याद रहेगा? देखिए 26 नवंबर को जो है हमारे देश में मिल्क मैन कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है। कब? 26 नवंबर को हमारे देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है भारत में मिल्क डे मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दोनों याद रखिए, 1 जून अंतर्राष्ट्रीय, 26 नवंबर राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है 28वां, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन था वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसका पहली बार जो आयोजन था वह किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न,
भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि CAG की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो CAG की रिपोर्ट होती है इसका जो परीक्षण है यह लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और बात करें कि CAG का पोस्ट किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 148। और वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नाम याद रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे देश के नए CAG बने हैं, जो कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए हैं। 30वां प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? देखिए, जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? देखिए, पहला है स्थानीय संस्थानों में नामजद भारतीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र, ये सही है, ये थी। शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, सही है। अंग्रेजों के, देखिए सरकारी उपाधि का और पदों का त्याग, देखिए सब सही है, इसमें सी सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी सशस्त्र विद्रोह का जो है आह्वान नहीं किया था, तो सी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह जो था अंग्रेजों के खिलाफ, यह कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, यानी कि जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा जो हमारा यहाँ पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32वां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 वर्ष का होता है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, ये हमारे मौलिक अधिकार में आ जाएंगे, बाकी सभी मौलिक अधिकार से बाहर हैं, केवल बचता है हमारा अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 जो है हमारे विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 34वां प्रश्न, रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? तो सही आंसर हो जाएगा 34वें प्रश्न का, जो रिंग फेंस का संबंध है यह वारेन हेस्टिंग्स से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 35वां प्रश्न, सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन, जो कि एक साहित्यकार थे, विद्वान थे। इनके जो है समय में अलबरी सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा 35वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा 36वां प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? देखिए, पंचायती राज कब हमारे संविधान में आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के लगभग में, और ये रखा गया था भाग 9 में अनुच्छेद 243 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 अनुच्छेद 243, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 37वां प्रश्न, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा जो है मानव शरीर में सर्वाधिक होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। पूरे अंतरिक्ष में, पूरे यानी कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट पे नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 38वां प्रश्न की हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा क्या है? देखिए, बहुत ही चर्चे में नाम रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये तो हाइड्रोक्लोरोक्विन लिखा है। ये मलेरिया की दवा है। क्या है? मलेरिया की दवा। देखिए, भी आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्विन है, यानी कि इसका जो प्रयोग है कोरोना के लिए भी किया गया था, तो ये सब बात चर्चे में रही थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बार बार पूछा गया है, बहुत लोगों को याद होगा। और एकमात्र जो अधिवेशन था वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। इसमें महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी। ई ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 40वां प्रश्न, गैस जो धान की खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है, क्या कहलाता है? तो जो धान की खेत से उत्सर्जित गैस होता है और जो भूमि के तापमान में वृद्धि करता है वो हमारा होता है मीथेन गैस। क्या होगा 40वें प्रश्न का? सी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है हमारा क्या हो जाएगा? सैडल पीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैडल पीक जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 42वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। देखिए जो भरतनाट्यम है सबसे पुरानी शैली, नृत्य शैली मानी जाती है। कौन से राज्य से संबंध है, तो तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से है। बाकी ऑप्शन देखें तो कथकली का संबंध कहाँ से है, केरल से है। मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से, ये भी केरल से है। और ओडिसी का संबंध कहाँ से, नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी का संबंध जो है उड़ीसा से है। तो बाकी ऑप्शन भी याद रखिएगा। अगला है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख जो है आधार क्रमशः कौन कौन से थे। तो देखिए तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो आपातकाल के प्रावधान को बनाया गया था कि या तो युद्ध होना चाहिए, बाह्य आक्रमण होना चाहिए या फिर सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। आंतरिक अशांति शब्द जो है हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 44वां प्रश्न, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 44वें का ए ऑप्शन जो है। जो सदाकत आश्रम का संबंध है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। तो ए ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए रक्त क्या है, यानी कि ब्लड क्या होता है। एक देखिए जो ब्लड होता है एक संयोजी ऊतक होता है, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ब्लड होता है यह एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन के वायसराय को अपना 11 सूत्री मांग दिया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले जो है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को जो है 11 सूत्री समझौता दिया था। इसी को जो है गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है रूटाइम किस धातु का अयस्क है। तो जो रूटाइम होता है यह टाइटेनियम का अयस्क होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई, देखिए हिंद स्वराज लिखी गई है, मेरे सपनों का भारत लिखा गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा गया है, गीता रहस्य महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो जो शिव समुद्रम परियोजना है यह जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है पौधे का भाग कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है कहलाता है। तो बीज के प्रांकुर से कौन सा भाग विकसित होता है, तना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तना। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न ऐसे लिए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम प्रयास करेंगे आपको जो है रेगुलर दिया जाए दोस्तों। लेकिन आपको एक काम करना होगा, वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी हम मेहनत करते हैं लेकिन वीडियो आप शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें उत्साह मिले और हम आपके लिए एग्ज़ाम तक यानी कि 29 नवंबर तक लगातार वीडियो आपको दे पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।